माइंड में गोल सेट कर लिया था कि नहीं, मैं पहाड़ चढ़ूंगी और राजसमंद का नाम सबसे दूसरे देशों की सबसे ऊंची चोटी पर लेके जाऊंगी। जय राम जी री। मैं हूँ विजय शर्मा और आप देख ही रहो खबरा मेवाड़ी। अक्सर आपने जनदान रा कोई काम छोटो मोटो काम करे कि कई आज मैं बहुत ज़्यादा काम कर दी दो, बहुत ज़्यादा काम की दो तो लोग कहे कहीं थूँ कहीं मंगरा चढ़ गयो गई। तो मतलब यह है कि मंगरा चढ़ना बहुत कठिन काम है। अक्सर बच्चा ने आपा आगे बढ़ावा बच्चा बड़े बड़ो ऐतिहासिक बड़ो बड़ो साहसी काम कर लेवे, लेकिन बेटियां जो है घर बाहर निकलवा में भी बड़ो होश न पड़े। थोड़ी लेट भी जावे तो माँ बाप पूछे कतरी लेट किस तरह वेगी। और इस महीने भी काफ़ी माँ बाप ने चिंता रहे। लेकिन अपना राजसमंद एक ऐसी बेटी है जनी भारत में तो एक पहाड़ी चढ़ी, लेकिन वरना बाद में ठेठ यूरोप में जाइने यूरोप री सब ऊंची चोटी पे तिरंगो फहरायो। तो अपना राजसमंद लिए अपना भारत रा लिए भी एक बड़ी गौरव री बात है। आप आज बनी बेटी हूँ बात करांगा। अपनी बेटी रो नाम है भाविका सनाड्य, जो महज 19 साल री बेटी है। और वणी किस तरह या सब सफलता हासिल की थी, वरना कटू या प्रेरणा मिली और अणी चीज़ ला रहे और बनी पारिवारिक परिस्थितियाँ सब पे आप बात करांगा। तो अभी जैसे ये पहाड़ चढ़वारी प्रेरणा कटू मिली, पहाड़ चढ़वारो एकदम मन में कटू आयो मतलब हमने बुक्स में तो पढ़ा है, पहाड़ों को देखा है, हम फ़ोन पे देखते हैं, बट जब मैंने पहली बार एवरेस्ट बेस कैंप में क्लाइंब करने गई थी और मैंने माउंट एवरेस्ट को देखा था, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो तब से मुझे कि ऐसा हो गया था। मैंने तब से ठान ली थी मन में कि बस एक दिन इस पहाड़ को चढ़ना है। मैं एवरेस्ट के जस्ट नीचे खड़ी थी बेस कैंप पे, तो बस मैंने इतना पास से उसको देख लिया था कि मैंने सोच लिया था कि बस अगले साल मुझे एवरेस्ट पे भी चढ़ना है। अच्छा, तो अभी जैसे अपने अटे राजसमंद में अतरी पहाड़ियाँ भी नहीं है और अपने कभी यो मौको भी नहीं मिले पहाड़ पे चढ़वारो। आपको ऐसे पहाड़ पे चढ़ने की एकदम से प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे मेरे कोच रोहताश खिलेरी सर से प्रेरणा मिली। ये हरियाणा से है। इन्होंने 2018 में माउंट एवरेस्ट सबमिट किया था और एवरेस्ट की पूरी चढ़ाई करी उन्होंने। जी, वो एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर नीचे और उन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया रिकॉर्ड भी बना रखे हैं। अच्छा। तो मैं उनसे मिली, उनसे कांटेक्ट किया मैंने, और तब उन्होंने मुझे एथलेटिक्स में डाला था। उस टाइम जिस हिसाब से मेरी बॉडी थी तो मैं शॉट पुट खेलती थी। उसके बाद सर ने मुझे बोला कि हम एवरेस्ट बेस कैंप करके आते, वो एक ट्रैक होता है 6 दिन का। तो जब मैंने एवरेस्ट बेस कैंप किया तो जब हम नेचर में गए, क्योंकि हम जिस वातावरण में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है या फिर इतनी भाग दौड़ की दुनिया में, जब हम यहाँ इससे हट के पहाड़ों में जाते हैं वहाँ पे हमें शुद्ध वायु मिलती है और नेचर देखने को मिलता है। तब हमें वहाँ पे पानी की और अहमियत पता चलती है, ऑक्सीजन की। तो तभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे पहाड़ों से लगाव हो गया था और मैंने तभी माइंड में गोल सेट कर लिया था कि नहीं, मैं पहाड़ चढ़ूंगी और राजसमंद का नाम सबसे दूसरे देशों की सबसे ऊंची चोटी पर लेके जाऊंगी। और सर ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया और उन्होंने जब मेरा परफॉर्मेंस देखा था बेस कैंप ट्रैक में तो उन्होंने कहा कि मुझे ट्राई करना चाहिए इस फील्ड में, मैं अच्छा कर सकती हूँ। तो मुझे प्रेरणा मेरे कोच से मिली। कोच से कैसे मिले आप? कोच से हम सोशल मीडिया चलाते हैं इंस्टाग्राम पे, तो उनकी रील देखते तो फॉलो किया था मैंने तब। तो वो राजसमंद आए थे तो मैं मम्मी के साथ गई थी और उनसे बात की थी। उनके सोशल मीडिया पे जो चीज़ें दिखती है, जो बहुत बड़ा चढ़ा के भी लोग बताते हैं, लेकिन उसको एक्चुअल में जो वहाँ पर देखा, जैसे आप एवरेस्ट पर गए और एवरेस्ट की जब वो बेस कैंप तक भी गए तब आपको कहीं लगा होगा कि यार ऐसा जैसा सोचा भी नहीं था। जो चीज़ें रील में दिखती है वो रियल में ऐसी होती नहीं है और उससे काफ़ी कठिन होता है वो। तो क्या लगा उस समय आपको?
मतलब एवरेस्ट बेस कैंप जाने से पहले होता है कि सोशल मीडिया पे मतलब यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर लिया कि बेस कैंप का ट्रैक वगैरह कैसा है, तो लगता है कि हाँ इजी सा होगा, या फिर कोई बोलता है कि आपने ट्रैकिंग की बहुत इजी है, सिर्फ चलना ही तो है। बट जब हम वहाँ जाते हैं तो पता चलता है इतने समतल जगह से आके आप इतनी ऊंचाई पे जाओगे तो सांस लेने में तकलीफ़ होती है, बॉडी अकोमोडाइज होती है। उसमें क्या होता है कि आपको उस वातावरण में ढलना पड़ता है, आपके बॉडी को, आपका शरीर उस वातावरण में ढलता है। उससे क्या होता है जब आप हाइट पे जाओगे तो हाई एल्टीट्यूड सीकनेस होता है, तबीयत ख़राब होने लग जाती है, सिर भारी हो जाता है, जी घबराता है। और फिर वैसी हालत में भी हमें चलना पड़ता है। बहुत से लोग होते हैं जो गिव अप कर देते हैं, नीचे आ जाते हैं। और माउंटेनियर्स को मतलब अगर मैं पहुंच ही गई हूँ और मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही तो मैं वापस गिव अप करके नीचे नहीं आऊँगी, मुझे जाना ही है। तो मतलब ऐसा होता है कि आप बीमार हो फिर भी आपको चलना है और आपको मतलब अपनी मंजिल तक पहुँचना ही पहुँचना है। तो दिखता रील्स में है कि बहुत सरल है, पर होता नहीं, बहुत ही कठिन है ये फील्ड। मतलब एक तरह से ये पहला आपका उदाहरण है कि आपने रील को देख करके रियल पहाड़ को चढ़ने की करी, पर वास्तव में जो रील देख करके जो प्रेरित होते हैं उन लोगों के लिए इतना सरल होता नहीं है। रियल जो है इसके लिए इतना सरल है, लिए भी नहीं होता। हाँ, उसके अलावा जैसे अभी आपने यूरोप की पहाड़ी चढ़ी, तो जैसे एवरेस्ट की चढ़ने के बजाय आपने यूरोप तक गए, तो इसका क्या कारण रहा? यूरोप की और कौन सी चोटी पे आप गए? मैं यूरोप कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रूस पे गई हूँ। मैंने 15 अगस्त को सबमिट किया माउंट एल्ब्रूस सुबह 8:12 पे। और मेरी जो जर्नी थी, मेरी जितनी भी चढ़ाई थी, वो मैंने जो देश के जवान हैं उनको ट्रिब्यूट की। और मैं एवरेस्ट जाने से पहले ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं उसमें एवरेस्ट भी आता है एशिया कॉन्टिनेंट में, तो मैं उससे पहले 6 कॉन्टिनेंट्स करना चाहती हूँ, जिससे क्या है कि मेरी बॉडी एक माउंटेन्स के लिए प्रिपेयर हो जाएगी। और उसके बाद मैं एवरेस्ट करूँगी तो मुझे थोड़ा मतलब एवरेस्ट का सीज़न होता है अप्रैल मई में, तो उससे पहले जो बचा हुआ पूरा साल है उसमें मैं मेरी बॉडी को प्रिपेयर करूँगी एवरेस्ट के लिए दूसरे कॉन्टिनेंट्स करके। अभी जैसे आपने माउंट एल्ब्रूस गए हैं, तो एल्ब्रूस में चढ़ाई कितने घंटे की थी? और कभी इस तरह का दौर भी आया कि लगा कि कहीं हम कठिनाई आई हो, बड़ा दिक्कत आई हो कि क्या करें, पीछे चले जाएं या आगे चले जाएं, ऐसा कोई मोमेंट आया? जी बिल्कुल होता है। मुझे एल्ब्रूस चढ़ने में हमें करीब 5 दिन लगे थे, जिसमें क्या होता है कि हम 3-4 दिन तक तो बॉडी अकोमोडाइज करते हैं, हाइकिंग करते हैं माउंटेन्स में, जैसे 4000 की ऊंचाई तक चले गए बेस कैंप से, वापस नीचे बेस कैंप पे आते। कभी 5000 तक की चढ़ाई तक कर ली हमने, फिर वापस हम बेस कैंप पे आते। फिर जो फाइनल सबमिट का दिन होता है उस दिन हम रात को निकलते हैं और अंधेरे में चढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि बर्फ़ का पहाड़ होता है। अगर जैसे जैसे धूप आती है तो बर्फ़ पिघलने लगती है, स्नो पिघल के आइस में कन्वर्ट होने लग जाती है, वो बहुत हार्ड हो जाती है आइस, उस पर चला नहीं जा सकता है। तो हम रात को निकले थे 3 बजे, 15 तारीख की सुबह 3 बजे निकले थे और मुझे 5 घंटे लगे थे सबमिट करने में। 8 बजे तक 5 घंटे ही 5 के आसपास लगे थे। 3 बजे निकली थी, मैंने 8 बजे तक सबमिट किया। और मैं भारत की पहली लड़की हूँ सबसे कम उम्र की जिसने बिना गाइड के सबमिट किया। अच्छा। यूजुअली हम पहाड़ में गाइड लेके जाते हैं साथ में, और गाइड हमें गाइड करता है और हमारे मतलब रास्ता दिखाता है। बट मैंने बिना गाइड के किया, मेरे कोच ने मुझे हेल्प की क्लाइंब करने में। और ऑफ कोर्स आपने जैसे बोला कि कभी लगता है पीछे आ जाए फिर से, तो बिल्कुल लगता है, बट हम इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँच गए तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं नीचे आने का, जब तक कि बॉडी जवाब ना दे दे कि बस अब नहीं हो रहा, या फिर खुद गिर नहीं जाए बॉडी और कोई रेस्क्यू करके नहीं ले आए, तब तक तो गिव अप नहीं कर सकते। बस ऊपर तक जाना है, क्योंकि इतने लोगों की उम्मीद है, इतने फॉलोअर्स है, सब सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना होता है। मन में यही है बस कि मतलब ये है कि वास्तव में संकल्प जो है, संकल्प अतरो मजबूत वे जावे कि जान पे आई जावे, वही सके कि नीचे गिर भी सका, वही सके कि जान भी निकल सके। लेकिन वो जो है संकल्प अतरो मजबूत रहे कि विपरीत परिस्थितियाँ मैंने भी वे कि अब पूरा
पार करना ही है कहीं भी स्थिति में ना। तो अभी आपके जैसे ऐसा यूं मोमेंट भी आया कि जहाँ वास्तव में यूं घबराहट होने लगी या दिक्कत आने लगी ऐसे? बिल्कुल होता है जब हम रात को पहाड़ों में चलते। पहली बात तो अगर आप पहाड़ों में डर गए तो आप चल ही नहीं सकते वहाँ पर, क्योंकि अंधेरा है, बर्फ़ है, आगे कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ रास्ता दिख रहा है सीधा, उस पर चलना ही चलना है। तो हाँ, थोड़ा सा मतलब मेरे तो पहला एक्सपीडिशन था स्नो वाले माउंटेन में, और इंटरनेशनल माउंटेन मेरा पहला था, तो हल्का सा डर था कि कहीं स्लिप हो गया या फिर कुछ गिर गए कर गए। बट मेरे कोच मेरे साथ थे, तो मुझे पता था कि अगर कुछ हो भी गया तो वो संभाल लेंगे। तो बस नहीं, तो आप कह रहे हो ना कोच तो मैं साथ में नहीं लेके गई? कोच थे, गाइड के साथ नहीं गए हम, बिना गाइड के। मैं आगे चल रही थी, मेरे कोच मेरे पीछे पीछे चल रहे थे कि हाँ वो सही रास्ते पे जा रही है, बस वो ध्यान रख रहे। अच्छा, तो कोच की गाइडेंस में हाँ मैं आगे चल रही थी, हेड टॉर्च होती है, और दूसरे लोग चढ़ाई कर रहे थे। मैं आगे थी, मेरे पीछे मेरे कोच चल रहे थे, और बस वो गाइड कर रहे थे कि ऐसे। और भी लोग चढ़ रहे होंगे, ऐसे चढ़ते रहते हैं? बहुत से लोग चढ़ते हैं। ऐसा होता है कि एक रात को कम से कम 20 से 30 लोग निकलते हैं क्लाइंब करने के लिए। उसमें से वेदर कंडीशन एल्ब्रुस की बहुत ख़राब होती है। मैंने जब चढ़ाई की तब -25 डिग्री टेम्परेचर था जी। तो जैसे अभी जो चढ़े हैं आप, उसकी ऊंचाई कितनी थी, और पहले जब आपने बेस कैंप तक गए उसकी ऊंचाई कितनी थी? तो एल्ब्रुस की ऊंचाई थी 5621 मीटर, और बेस कैंप की ऊंचाई थी 5350 मीटर। अच्छा, 5300। तो अब दोनों जर्नी आपने एक बार करी है, तो उन दोनों में जैसे ज़्यादा कठिनाई कब आई है? ज़्यादा कठिनाई बिल्कुल एल्ब्रुस में आई, क्योंकि एवरेस्ट बेस कैंप एक ट्रैक है, लेकिन एल्ब्रुस जो है वो एक क्लाइंबिंग है, पूरा सीधा पहाड़ है, और वो बर्फ़ का पहाड़ है, और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो समर्स में होता है -30 तक, और विंटर्स में जाता है -60 तक, जो कि एवरेस्ट के टॉप तक का होता है टेम्परेचर। तो विंटर में तो कोई नहीं चढ़ पाता होगा? मेरे जो कोच है उन्होंने विंटर में भी सबमिट किया है, वो पहले भारतीय है जिन्होंने समर और विंटर सीजन में एल्ब्रुस की चढ़ाई की है। अच्छा, तो अभी आपके जैसे कोच हैं तो वो काफ़ी लोगों के साथ अलग अलग टाइम पे कंटिन्यू हो जाते रहते होंगे? जी, मतलब कि हाँ वो अलग अलग चढ़ाई करते हैं। ट्रेनिंग में होता है, कुछ माउंटेन्स क्लाइंब करने होते हैं। ऐसे होता है आप चाहे, उनको एक्सपीरियंस बहुत है तो वो सोलो भी क्लाइंब कर सकते हैं, और वो चाहे तो टीम के साथ जाके भी क्लाइंब कर सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी हो जाए, क्योंकि पहाड़ों में ऑक्सीजन नहीं मिलती और पानी भी नहीं मिलता, और अगर आपकी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई तो कोई दूसरा इंसान अपना पानी की एक बूंद भी नहीं देगा, ना वो अपने ऑक्सीजन देगा, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है पहाड़ों में। और अगर वहाँ तो ऑक्सीजन है ही नहीं, दे दी तो खुद कैसे ज़िंदा रहेगा। अभी जैसे आप, जैसे मैं आपको बचपन से जानता हूँ, आपका काफ़ी हेल्दी थे, काफ़ी वेट था आपका, तो इस पहाड़ को चढ़ने के लिए आपने कितना वेट कम किया और कैसे अपने शरीर को प्रिपेयर किया इसके लिए? मैंने कभी वेट लूज़ के लिए तो वेट लूज़ करने के हिसाब से वर्कआउट नहीं किया। मेरा जो वेट लूज़ कराया है, मेरी ट्रेनिंग ही एक एथलीट की तरह कराई गई, तो बॉडी उसी तरह से प्रिपेयर होती गई, स्टेमिना बढ़ता गया, और फिर बाद में हमारी ट्रेनिंग होती तो सुबह वर्कआउट होता है आउटडोर, और शाम को जिम में वर्कआउट होता है, तो दिन में हम 2 बार वर्कआउट करते हैं। चलो अच्छी। अब आगे का क्या आपका एम है, कब आगे कौन सी चढ़ाई चढ़नी है? वो तो मुझे आगे से इंस्ट्रक्शन आएंगे, मेरे कोच बताएंगे, बट हम ऐसे चढ़ाई करते हैं, हर पहाड़ का सीज़न होता है। जैसे कि अभी भारत में ठंड आएगी तो बहुत सी कंट्री जहाँ पे गर्मी आएगी तो वहाँ के पहाड़ों का सीज़न होगा, तो इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका की पीक हो गई, और उसके बाद अप्रैल और मई में माउंट एवरेस्ट का सीज़न आएगा, तो माउंट एवरेस्ट। तो इसके बाद मेन गोल तो एवरेस्ट है 2024 में, बट उससे पहले जिन पीक्स का सीज़न आएगा वो पीक क्लाइंब करेंगे। अभी जैसे आप थोड़ा सा मैं अलग मोमेंट में जाऊंगा कि जैसे 2 साल पहले लगभग आपके पापा की डेथ हो गई, और पापा ने भी काफ़ी, मुझे शुरू से पता है क्योंकि मेरी स्पोर्ट्स की दुकान भी है, तो काफ़ी पापा हर स्पोर्ट्स के, आप जैसे शॉर्ट पुट कह रहे हो तो शॉर्ट पुट मेरी शॉप से लेके गए हैं, बैडमिंटन लेके गए हैं, कितनी चीज़ें जो है स्पोर्ट्स में शुरू से ध्यान देते थे।
अब जैसे अब आज जहाँ पर आप पहुँचे हैं और पापा इस दुनिया में नहीं है, तो इसमें पापा को आप कितना मिस करते हैं और क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर वो होते तो उनको बहुत ही प्राउड फील होता, क्योंकि हमने बचपन से मतलब जिस भी स्पोर्ट्स के लिए हम बोलते हैं वो हर चीज़ ला के देते, और उनका बहुत सपोर्ट रहा है कि हाँ तुम खेलो, जो तुमको चाहिएगा मैं ला के दूँगा, मैं इतना कर सकता हूँ, बाकी मेहनत तुम्हें करनी है। स्कूल टाइम में मैं बास्केटबॉल खेलती थी, मैं स्टेट प्लेयर रह चुकी हूँ, तो वो उसमें भेजना आगे। अगर मैं पेंटिंग करती तो मुझे उसमें सपोर्ट करना, मतलब उनका सपोर्ट पूरा रहा है। तो उनका था कहीं ना कहीं कि मेरा बच्चा नाम रोशन करे, और उन्हीं का सपना पूरा करने के लिए मैंने भी आज एलब्रूस पे झंडा लहरा दिया। और आज सभी अगर मुझे जानते हैं तो सब ऐसे बोलते हैं कि सुरेश जी की बेटी थी, तो बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मुझे मेरे पापा का नाम मेरी वजह से, वैसे तो उनको बहुत जानते हैं लेकिन मेरे साथ भी उनका नाम जोड़ते कि हाँ उनकी बेटी ने नाम किया है, तो बहुत ही गर्व की बात है। और अगर वो होते तो उन्हें और भी ज़्यादा प्राउड फील होता। उनको जैसे शुरू से आप पर यूँ फेथ था कि मेरी बेटी कहीं ना कहीं मुझे मेरा नाम रोशन करेगी। कभी पहले भी जैसे कोई अचीवमेंट पापा के रहते हुए कोई बड़ा अचीवमेंट किसी स्पोर्ट्स फील्ड में हुआ था? पापा थे तब तो मैं स्कूल टाइम में बास्केटबॉल खेलती थी, तो मैं 3 बार स्टेट लेवल पे खेली हुई हूँ बास्केटबॉल। और नॉर्मल हम ऐसे ही खेलते रहते थे बाहर, बस इससे ज़्यादा तो स्पोर्ट्स में कुछ नहीं था। वो वही स्टडी की वजह से रोकना पड़ा था स्पोर्ट्स में, और हमारे यहाँ पे बास्केटबॉल फैसिलिटीज़ इतनी नहीं थी राजसमंद में, तो मुझे वहाँ क्विट करना पड़ा। फिर इसीलिए उसके बाद जब मैंने शॉट पुट स्टार्ट किया तो फिर मैं हरियाणा चली गई थी ट्रेनिंग के लिए। पापा की डेथ के कितने समय बाद आपने ये पहाड़ पे चढ़ना शुरू किया? मैंने साल भर बाद, ऑफ कोर्स 1 साल हो चुका है, तो 2 साल हो गए डेथ के, बट हाँ 1 साल होने के बाद मैंने माउंटेनिंग फील्ड में आई हूँ। फिर मेरे फादर की डेथ के 3 मंथ बाद से मेरी इस जर्नी की स्टार्टिंग हुई थी, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम वेट लूज़ करने के हिसाब से जिम ज्वाइन किया था यहाँ पर। और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे स्पोर्ट्स फील्ड में जाना चाहिए, एक एथलीट बनना चाहिए। तो ऐसे तो जर्नी की शुरुआत 3 महीने बाद हुई फादर की डेथ के, बट माउंटेनिंग फील्ड में मैं 1 साल बाद आई। अभी भी जैसे कई विपरीत स्थितियाँ आ जाती है, ऐसी चीज़ें आ जाती है, तभी यूँ एहसास होता है कि मेरे पापा मेरे साथ है। बिल्कुल, बहुत बार होता है माउंटेन्स में जब हम जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब होता है, ठंड मतलब बहुत ज़्यादा हाइट है, तबीयत ख़राब होने लग जाती है, बट फिर तब भी हम कैसे भी करके, मतलब मैं गिव अप नहीं करती हूँ और सबमिट करती हूँ। तो लगता है कि हाँ पापा कहीं पीछे ना पीछे है, उनका सपोर्ट है, इसी वजह से मैं इतनी प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी ऊपर पहुँच गई हूँ सही सलामत, और फिर से नीचे आ गई हूँ। अभी आपने ज़्यादातर गाँव में देखा कि बच्चा ने ज़्यादा आगे बढ़ावा में माँ बाप काफ़ी है जो संकोच करे, थोड़ो भी दूर कटी टूर्नामेंट में भेजवा मैंने काफ़ी होचे। और ये स्थिति है कि वास्तव में एक बच्चा रे लिए तो काफ़ी खुलो आसमान है, लेकिन बच्चा रे लिए बिल्कुल एक घेरो रखे और बच्चा ने बड़ी सुरक्षा में रखे। ऐसी स्थिति में ना आप है जो ये घेरो तोड़ने बाहर निकला। अभी नई बच्चा लिए माँ बाप ने कई कहना चाहोगा हो तो नई बच्चियों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ कि आपकी बेटी जो कुछ भी करना चाहती है उससे करने दे, और उससे बिल्कुल पूरा सपोर्ट करें। कभी उसके लिए बाउंड्रीज या फिर कोई बाउंड्री ना बनाए या फिर लिमिटेशन ना रखे कि नहीं तुम ये करो, या उससे जो उसका गोल है उससे उसके लिए मोटिवेट करे जो वो करना चाहती है, ना कि उसे बोले कि नहीं इसे छोड़ दो, अपने कंफर्ट जोन में रहो। उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने दे, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं उससे बाहर भी दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है। और अगर हम शुरुआत ही घर से होती है, जब पेरेंट्स अलाउ करेंगे, बाहर भेजेंगे, अपनी बेटी को सपोर्ट करेंगे, तभी पूरी दुनिया सपोर्ट करेगी उसे। और बेटियां बहुत कुछ कर सकती है, बस उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है और एक बाहर भेजने की ज़रूरत है। जब तक आप उन्हें बाहर नहीं भेजोगे
तब तक वो कुछ नहीं कर सकेगी। तो बस अपनी बेटियों को जो वो करना चाहती है वो उन्हें करने दे, और वो आपका नाम बिल्कुल रोशन करके आएगी, आपको बिल्कुल निराश नहीं होने देगी। पेरेंट्स रुक ही यहीं जाते हैं कि उनकी बेटी को बाहर भेजने के लिए कि सेफ्टी नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आप जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी पे सुनते हैं, वैसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि मैं खुद अपने घर से पहली बार बाहर निकली थी और हरियाणा गई थी, और उस स्टेट के बारे में मुझे ऐसा बोला गया कि लोग बिल्कुल सही नहीं, लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है, बट बिल्कुल सेफ़ है। सिर्फ 99% लोग ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। सिर्फ 1% लोग निकलते हैं जो ऐसा काम करते हैं, और उन्हें न्यूज़ में इतना बड़ा चढ़ा के बताते हैं कि पेरेंट्स डर जाते हैं और अपनी बेटी को बाहर भेजने से घबराते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल हर जगह सेफ्टी है। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं। बस में सेफ्टी होती है, आजकल ऑनलाइन ट्रैक होती है बस, प्लेन में सेफ्टी हर जगह। तो सिर्फ इन कारणों की वजह से अगर आप अपनी बेटियों को घर में रोक रहे हैं तो मत रोकिए, क्योंकि आप अपनी बेटी को खुद ऐसा बनाइए कि वो पूरी दुनिया से लड़ जाए। इतना स्ट्रॉन्ग उन्हें बना के रखें। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है। मतलब आप अणी पूरी कहानी ने हुन्ने अणी बातचीत ने हुन्ने अणी इंटरव्यू ने हुन्ने आपने भी यो लगे होगा कि वास्तव में बेटियां बहुत कुछ कर सके। सिर्फ वणाने एक वातावरण देवारी जरूरत है, एक सपोर्ट देवारी जरूरत है, वणाने खुलो आसमान देवारी जरूरत है। अगर वणाने खुलो आसमान देना अपनी ये जो बाउंड्रियाँ जो आप खींच रखी है वही बाउंड्रियाँ बाहर ने निकलवा बात है छोड़ दा तो वे निश्चित अपना नाम रोशन करेगा। और मैं ये कहूँ कि ज़्यादातर लोग जो है जो संकोच करे वही ने अड़ी बेटी क्लियर की दो कि 99% लोग अच्छा है, सिर्फ 1% लोग अपराधी प्रवृत्ति रहा है, और वहीं वो भी बचवारा काफ़ी रास्ता है, पुलिस है, प्रोटेक्शन है, ट्रैकिंग है, हर जगह पे है। और निश्चित है कि भाविकारी मम्मी ने भी अपना अणी पे धन्यवाद दा कि वणा अतरो बड़ो हौसलो दिखायो, वणी बेटी ने खुलो आसमान हुप्यो कि भाई जा मने पूरो विश्वास है। और अणी बेटी जो है ठेठ यूरोप में जाइने ऊंची चोटी पे तिरंगो फहरायो, और वो भी 15 अगस्त रा दिन जड़ी दिन अपनो देश आज़ाद हुई गयो। तो ये अपना लिए सब लोगों लिए, अपना राजसमंद लिए, अपना राजस्थान लिए, सबारा लिए यो एक गौरवरी बात है। अणी तरेरी अणी बेटी री या इंटरव्यू ने देखने अणी बेटी री या बाता ने देखने काफ़ी अभिभावका ने भी प्रेरणा मिलेगा। अणी तरेरी हर एक बेटी री कहानी अपने मेवाड़ू जुड़ी लगी हर कहानी आप तक पहुंचाता रहूँगा, हर खबर आप तक पहुंचाता रहूँगा। आप देखता रहो खबरा मेवाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।